ज्यादा के तरफ से क्या बता रहा हूँ। अच्छा एक ये बता दो तुम्हारी क्लास में क्या मतलब क्या चल रहा है, मतलब केमिस्ट्री में क्या करा रहे हैं, केमिकल में क्या करा रहे हैं, सॉल्यूशंस में भी न्यूमेरिकल्स, नेगेटिव ऑर्गेनाइजेशन फॉर नोट्स का। अच्छा ठीक है। और फिजिक्स में क्या चल रहा था, फिजिक्स में पता ही नहीं है क्या था फिजिक्स में, मालूम क्या चल रहा है फिजिक्स में, बता भाई। एलिमेंट केमिस्ट्स नॉन क्या चल रहा है केमिस्ट्री फिजिक्स में, अभी शुरू हुआ है, नया टीचर आया है। अच्छा केमिस्ट्री में है चल रहा है अभी, और मैथ में 1 2 3। और बड़े ऐसे चिल्लाते रहो चीखते रहो, मजा आ रहा है मुझे सुनने में। हाँ वैसे हमने क्वेश्चन 31 ध्यान से पढ़ने पहले एक बार, कुछ दम सी तुम्हें मिलेगी तो ये 31 के अंदर, लेकिन ध्यान से देखना एक बार। उनको ये नहीं पता कि मॉनसून क्या होता है, कुछ नहीं, वो एसपीडी में एक तो बनने वाला सिस्टम है ना, वो पहले एस में आएगा फिर एस जो अपने साथ लिख के 3 लगाए हैं वो है। और ये पूछा है कि Ce3 पॉजिटिव आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो और उसका मैग्नेटिक मोमेंट बताओ ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन फॉर्मूला। फॉर्मूला याद तुम्हें कौन सा, अंडर रूट n मल्टीप्लाई n प्लस 2 सीजियम का, नहीं इसका नंबर कितना है पहले बताओ। Ce3 पॉजिटिव, सी का नंबर नहीं बता क्या, अरे वो 58 वाली लिस्ट में कहीं मिलेगा है, यही है क्या वो, इसी से लिखा है ना Sce। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, वो 1s2 करके, और उसमें कितने अणु इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको फिल करके इनका वो बताना है मैग्नेटिक मूवमेंट। अगर तुम बात समझ गए हो तो ठीक है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, ये तो कर लिए शायद, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कर लिए। जैसे कि नेम द मेंबर ऑफ लेंथेनॉइड सीरीज जो कि +4 दिखाता है, और उनकी भी जो +2 दिखाते हैं, +4 दिखाने वाले +2 दिखाने वाले कौन से एलिमेंट है। नोट्स को पलट के देखो ना, तुम्हें याद थोड़ी है, तुम देख के बताओ ना जवाब क्या होगा। +4 दिखाने वाले और +2 दिखाने वाले कौन से लोग हैं वो देख के बताओ। मिल गए ना, +4 +2 वाले, बस ये क्या देख के जवाब दो भाई, देख के जवाब देने हैं, ऐसे परेशान मत हो। अच्छा उसके आगे 33वां ध्यान से देखें, कंपेयर द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड एक्टिनॉइड का लेंथेनॉइड के साथ में कंपैरिजन करना है। जरा बताओ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंथेनॉइड का क्या होता है, 4f 5d और 6s, 4f 5d और 6s, ये किसका है लेंथेनॉइड्स का, और एक्टिनॉइड्स का क्या है अपने पास में 5f 6d और 7s, इसमें 2 इसमें 0 से इसमें 1 से लेके 14 दोनों के अंदर। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या बताओ। लेंथेनॉइड हमेशा क्या दिखाते हैं +3, कभी कभी +2 और +4, जबकि ये वाले क्या दिखाते हैं एक्टिनॉइड्स +3 दिखाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ यूरेनियम और प्लूटोनियम जैसे क्या दिखा देते हैं 2 से लेके 7 तक 6 तक कुछ वैसा। और केमिकल रिएक्टिविटी बताओ, इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, लेंथेनॉइड में और एक्टिनॉइड में हाई रिएक्टिव मेटल कौन से हैं एक्टिनॉइड्स, जो बाद वाले पढ़े हम लोगों ने वो ज्यादा रिएक्टिव है, जो पहले वाले हैं वो कम रिएक्टिव है, बस और कुछ नहीं। 34 राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने हैं 91 101 109 और 61 के 109, हाँ आ जाए क्यों नहीं आ जाए 109, अपने पास में 118 तक है ना कैपेसिटी, 109 बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके व्याप पे करने हैं, वो 1s2 2s2, उसमें कुछ एक्सेप्शन आएंगे, जैसे कि मैं बता देता हूँ तुम्हें। अगर तुम्हें गलती से कभी भी 5f के अंदर मिल जाए 13
तुम उसको क्या बनाना है 14। कैसे बनाओगे वो सुनो। अगर तुम 5f में तेरे मिल गया और 6d के अंदर तुम्हें मिल रहा है 1 और 7s2, तेरे मत करो, इससे इसका इलेक्ट्रॉन लो बना दो। 5f कितना 14 और 6d कितना 0, 7s कितना 2। मतलब इसको स्टेबल बनाना कैसे भी करके कुल आके अवश्य ट्राई मारेंगे 61 और 91, 100, 109 अभी करवाऊंगा तुम जाने फिर। 35वां कंपेयर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन विद सेकंड एंड थर्ड के साथ में। मैं याद है पहली सीरीज कौन सी, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम वाली, उससे अगली नीचे वाली, उससे अगली याद निभाना वाली, उसके लापता वाली, वो 3 है। तो कहता है कि पहली सीरीज को दूसरी से तीसरी से कंपेयर करके बताओ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तुम मुझे पहली का बताओ। फर्स्ट सीरीज में किसी एलिमेंट के बारे में बताएंगे, 1 मिनट रुक जाओ। फर्स्ट सीरीज में हमारे पास में कौन सा एलिमेंट हो तो बता दो। सेकंड का मैं बता दूंगा तुम्हें, थर्ड का मैं बता दूंगा तुम्हें, कुछ चिंता नहीं। फर्स्ट का कोई एलिमेंट है जैसे कि स्कैंडियम, तो उसके इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते हैं, आर्गन तक तो 18 आ ही जाएगा, उसके बाद में 4s कितना 2 और 3d कितना 1। अब सवाल ये है कि ये वाला कौन सी सीरीज में आता है, 3d सीरीज में, फर्स्ट एंड 3d सीरीज। सेकंड वाले का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा बताओ। अगर इसका 4s2 3d5, अगले वाले का क्या होगा, एक बढ़ाओ, अगले का होगा 5s2 और 4d कहां से लेके कहां तक, 1 से लेके 10 तक, और अगले वाले का क्या होगा 6s2 और 5d कहां से कहां, 1 से लेके 10 तक। तो ये वाला सेकंड सीरीज का, ये थर्ड सीरीज का। पहली बात तो ये जो फर्स्ट का है, सेकंड का रिस्पेक्टिव वैसे आ जाता है, थर्ड का वैसे आ जाता है। ये बात तुम्हें बताई जाएगी तब याद करोगे, कुछ बहुत बड़ा पार्ट देंगे डी एंड ब्लॉक, अगर तुम्हें साफ साफ बोला जाए तो बहुत सिंपल सिस्टमेटिक काम है। अच्छा, उसके बाद में अगला ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में जानकारियां। पहली बात, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे स्टेबल कौन सी होती है, +2। फर्स्ट सीरीज में जो पहले वाले स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम और सबसे स्टेबल कौन सी है, +2। और ये कितना शो कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना शो कर सकते हैं, ये 7 तक जा सकते हैं। मतलब कि +2 तो हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। कुल मिला के पहली वाली जो है उनमें +2 मैक्सिमम स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी मैक्स होती है इसकी, +2 की स्टेबिलिटी मैक्स होती है इसके अंदर। लेकिन सेकंड वालों में, थर्ड वालों में जैसे 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 साइज बढ़ेगा, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। ऑक्सीडेशन स्टेट हायर वाली स्टेबल होंगी, हायर वाली ज्यादा स्टेबल होंगी, लोअर वाली कम स्टेबल होंगी। मतलब ये कि जो पहले पढ़ते हैं उनके लिए लो स्टेट स्टेबल है, और जो बाद में आएंगे उनके लिए हाई स्टेट स्टेबल है। जो बाद में आते हैं वो +3 +4 में ज्यादा राजी हैं, और जो पहले आते हैं वो किस में मान जाएंगे, +2 के अंदर मान जाते हैं। पहले वाले कम में और बाद वाले ज्यादा मानते हैं। उसके बाद में अगली बात है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन यानी कि इलेक्ट्रॉन निकालने की ताकत। मैं शायद ध्यान हो कि जब तुम्हें आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्राफ पढ़ा हो तो पहले वाले ज्यादा किसकी ताकत है, दूसरी की, उससे ज्यादा किसकी ताकत होती है, तीसरे की। तो जैसे ही हम फर्स्ट का एक वो थर्ड है, फर्स्ट ही फर्स्ट सीरीज से सेकंड सीरीज में जाते हैं, सेकंड से कौन सी में जाते हैं, थर्ड में जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पहली बात आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई एनर्जी। तो सबसे कम एनर्जी कहां देनी पड़ती है, फर्स्ट में, उससे ज्यादा कहां देनी पड़ेगी, सेकंड में, उससे ज्यादा कहां देनी पड़ेगी, थर्ड में। क्यों, क्योंकि जैसे ही हम फर्स्ट से सेकंड थर्ड में जाते हैं एक चीज बढ़ती है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए तुम्हें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा एनर्जी दोगे उतनी ही जल्दी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो फर्स्ट से सेकंड से थर्ड में जब जाते हैं तो बहुत सी बातों के बारे में सुन लो। मैं ये सवाल तो बहुत बात की बात है, तो ये बात में बहुत सिंपल स्टेटमेंट देता हूँ, इकट्ठे सवालों के जवाब। जब फर्स्ट से सेकंड और सेकंड से थर्ड, या फिर तुम कह लो हाइयर में जाते हैं, हाई एलिमेंटों में जाते हैं, हाई मेटल्स के बारे में स्टडी करते हैं, तब सब कुछ बढ़ता है। जो भी कुछ तुम सोच सकते हो सब कुछ इंक्रीज करेगा। जैसे तुम क्या सोच सकते हो, सबसे पहली काम की चीज तो ऑक्सीडेशन स्टेट, जितना ज्यादा हाई एलिमेंट होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा हाई पर मिलेगी, ये इंक्रीज करेगा। दूसरा एटॉमिक साइज, पहली सीरीज से ज्यादा एटॉमिक साइज होगा दूसरे वालों का, मतलब स्कैंडियम टाइटेनियम से ज्यादा होगा वो यारी ज्यादा निभाने वालों का, उनके अगले वालों का और बड़ा साइज होगा। उसके बाद तीसरा आयनाइजेशन एंथैल्पी,
आयनाइजेशन एंथैल्पी, तुम जितना नीचे जाओगे उतना ज्यादा चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज उतना फोर्स बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उतनी ज्यादा ताकत देनी पड़ेगी, क्योंकि जितना चार्ज बढ़ता है शील्डिंग इफेक्ट उतना पुअर हो जाएगा। कुल मिला के सब कुछ इंक्रीज है, ए टू जेड जो भी हो सकता है, जैसे कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ये इंक्रीज करेगा, उसको तोड़ने वाली एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सब कुछ इंक्रीज करेगा। ध्यान रखें, जब भी तुम पहली से दूसरी से तीसरी से चौथी में किसी में भी जाते हो, सब कुछ कॉन्स्टेंटली बढ़ता ही बढ़ता है, ए टू जेड। मतलब जैसे कि बात करें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, वो तुम्हें पता होनी चाहिए। स्टेट हाई वाली स्टेबल होगी, लो वाली लो के लिए चलती है। एंथैल्पी सीरीज की ज्यादा होगी, फर्स्ट से ज्यादा किसमें होगी, सेकंड में, और सेकंड ज्यादा किसमें होगी, थर्ड में। एटॉमिक साइज सबसे छोटा किसका होगा, फर्स्ट सीरीज का, उससे बड़ा किसका होगा, सेकंड का, उससे बड़ा किसका होगा, थर्ड सीरीज का। मतलब सब कुछ इंक्रीज करेगा, जब तुम ऊपर से नीचे को जाओगे, फर्स्ट से सेकंड थर्ड में जाओगे, सब कुछ इंक्रीज करता है। इस बात को ध्यान रख के, ज्यादा कोई दिक्कत वाली चीजें नहीं है। खैर, क्वेश्चन नंबर 36 ध्यान से एक बार पढ़ के देख लो। Write down the number of 3D electrons in each of the following on the basis of octahedral। अब यही तो काम की बात है कि octahedral क्यों दिया है जानबूझ के, पर मैं तुम्हें सेट करवाता हूँ। सभी लोग एक बार Pi2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन करें, टाइटेनियम है ये, नंबर याद है इसका, है बनाओ इसका इलेक्ट्रॉन कंडीशन करो। सबसे पहले मैं तुम्हें एक आध दो सवाल दिखाता हूँ बस इसके। बहुत मुश्किल काम है, ऐसी थ्योरेटिकल एनसीईआरटी एक्सरसाइज को बहुत लंबे समय तक चला पाना, बहुत मुश्किल काम। तो तुम्हारा फिजिक्स और मैथ दोनों में नया चैप्टर स्टार्ट हो गया। बताना जरा टाइटेनियम का क्या बना, आखिरी बता दो। आर्गन तक तो हटा रहे हो गए, दो निकालेंगे तो कितना, 4s 0, और नीडी में कितने, दो आ गए। अब पूछता है कि इलेक्ट्रॉन भर के दिखाने ऑक्टाहेड्रल के हिसाब से। ऑक्टाहेड्रल क्या चीज है, तुमने कब पढ़ा था सीएफटी में, उसमें दो ऑर्बिटल होते हैं, T2G और एक EG, तो इलेक्ट्रॉन भरने हैं ऊपर। तो अच्छा EG कौन से होते हैं, अगर मैं वो तुम्हें याद दिला दूं हल्का सा, तो 1 2 3 5, ये वाले कौन से हैं, T2, और ये वाले कौन से हैं, EG। तो पहले किस में आएंगे इलेक्ट्रॉन, T2 में, और फिर किस में जाएंगे, EG में। तो इसमें दो है ना, तो ऐसे भर दो, T2G में सब दो आएंगे, EG में कितने आएंगे, 0। तो एक बार मैं भारी से उठाता हूँ, इसका ट्राई करना, कोबाल्ट का वो करो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करो, कोबाल्ट +2 का बनाओ पहले एक बार, पहले कोबाल्ट +2 का बनाए। कितना नंबर होता है कोबाल्ट का, 27, बांट दो, 18 तक तो आर्गन चले जाएंगे, उसके बाद 4s 2, और डी कितना 7, तो इसमें 0 हो जाएगा कुल मिला के। ये डी में कितने 7, तो डी में 7 भर के दिखा दो मुझे एक बार, 1 2 3 5, 1 2 3 5, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ भाई, T2G में कितने 5, और EG में कितने 2, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन T2G में 5 और EG में कितने आएंगे, तो खत्म। सबका ऐसे करना है। इसमें कोई ऐसा एलिमेंट है जो हमारी लिमिट से बाहर गया, सारे 21 से लेकर 30 तक के एलिमेंट है, तो सबका सिस्टम ऐसे जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 आंसर देखें। Comment on the statement that element of first tranche series possess many properties different from those of heavier tranche element। वही है, जो पहली वाली सीरीज के एलिमेंट हैं वो हैवी वालों से कैसे डिफरेंट है, बताओ किस किस मामले में डिफरेंट है। फर्स्ट के हैवी वालों से कैसे डिफरेंट है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज
फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हैवी सीरीज से कैसे रिप्रेजेंट होती है? हैवी यानी कि जो भी मतलब स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम से भारी जो भी है उन सब में क्या अंतर है? बताओ किस किस चीज के अंतर है? पहला एटॉमिक साइज, एक एक करके पॉइंट लिख रहा हूं मैं बस तुम्हारे सामने। एटॉमिक साइज शॉर्ट में। दूसरा मैंने लिखा आयनाइजेशन एंथैल्पी। तीसरा लिखा मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। चौथा लिखा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। पांचवा लिख दिया मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। पांचवा लिखा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अब तो मुझे बताओ कि इन सही बातों के क्या जवाब होंगे। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये दो पॉइंट है पहली सीरीज में और हैवी सीरीज में। किन किन बातों में अंतर आता है? सबसे पहला अंतर सर, हैवी सीरीज का मेल्टिंग में बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा किसके कंपैरिजन में? फर्स्ट के कंपेयर में। हैवी सीरीज का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होगी किसके कंपेयर में? फर्स्ट के कंपेयर में। हैवी सीरीज की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू फर्स्ट के कंपेयर में। हैवी सीरीज का साइज नहीं लिखा, अभी लिखा एटॉमिक साइज ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पहले के। हैवी सीरीज की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू पहले का। हैवी के ये सारे एलिमेंट, ये सारे कंपोनेंट ज्यादा पाए जाते हैं एज कंपेयर टू फर्स्ट सीरीज के। सवाल का जवाब बस इतना सा है, ये पांचों बात हैवी सीरीज में ज्यादा पाई जाती है एज कंपेयर टू फर्स्ट वाले के। बस इन पांचों बातों को लिख दो, ये बहुत सारे सवालों का जवाब है, बहुत से रिपीट हुए अभी तक, उन सभी सवालों के जवाब है इकट्ठे एक बार में। जो हैवी है उनमें सब कुछ हैवी है। और पास में ना बल्क में पीढ़ियाँ इकट्ठी हो रही हैं, अभी पहुंच जाएंगी तो बच्चा जाके किसी पहुंचेंगे अपने आप में। मोस्ट प्रोबेबली संडे को। ठीक है, हैवी में सब कुछ हैवी होता है। आगे सुने। क्वेश्चन नंबर 38 में पढ़ने सभी लोग। हालांकि 38 में का जवाब अगर मैं तुम्हें वैसे तो कहूँ दे दोगे कंफर्म। ये कह रहा है कि मैग्नेटिक मूवमेंट की इन वैल्यूज को देख के तुम्हें क्या समझ में आता है इन कंपाउंडों के बारे में। तो पहली बात तो ये कि सवाल ये तुम्हें दे ही दिया इसने, पर इससे बढ़िया तुम्हें देता ना कि मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल के लिखो, ज्यादा अच्छा रहता। कहना कि अगर इसका मैग्नेटिक मूवमेंट ये है तो तुम्हारा क्या कहना है, ये वाला है, तो क्या समझते हो इस कंपाउंड के बारे में? और अगर ये है तो इस कंपाउंड का क्या इंडिकेशन है? अब ये बात मैं तो जब तो बताऊंगा तो समझ नहीं आएगी, तो बस सुन लो ध्यान से। पहले ये बताओ कि मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या? अंडर रूट एन मल्टीप्लाई एन प्लस 2। एन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? मैक्सिमम 5। डी ब्लॉक में मैक्स टू मैक्स 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जा सकते हैं। एक एक करके सारे आंसर निकालते हैं। अंडर रूट अगर 1 है, एन की वैल्यू अगर 1 है तो 1 मल्टीप्लाई में 3 आंसर आएगा रूट 3 यानी कि 1.7। अगर 2 है, 2 मल्टीप्लाई में 2 प्लस 2 4 आएगा रूट 8, और रूट 8 की वैल्यू कितनी होती है? 2.8। उसके बाद में अगर 3 ले लिया तो 3 × 2 में 5 यानी रूट 15, वैल्यू निकल के आ जाएगी इसकी 3.9। आगे अगर ले लिया 4 तो 4 × 2 में 6 आ जाएगा 24। 24 का रूट करेंगे तो 4.8। और ले लिया हम लोगों ने 5 तो 5 × 7 करेंगे तो 35। 35 का रूट करेंगे तो 5.8 लिख दिया। 8 सब में। अब ध्यान से बात सुनो, एक काम करो,
Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बताओ क्या होगी। यहाँ पे x मानेंगे, 4 कहाँ से आया वो सब कुछ बताना। दो, इस पे 4 कैसे पहुंचा होगा, सीधी बात है सब, Mn Cn के होल 6 की पावर -4, Mn की जगह पे x, Cn की जगह पे -6 -4 बदल भेजेंगे तो x इक्वल टू -4 + 6 x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 2। +2 का क्या मतलब होता है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। एक बार मुझे Mn का नंबर बता दो, 25 इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते हैं, R1 तक तो 18 सेफ जाएगा, 4s2 और 3d कितना 5। अगर Mn की वैलेंसी +2 आ रही है फिलहाल स्टेट तो आ जाएगा 4s0 और 3d कितना, अनपेड कितने हैं इसके, डी में कितने इलेक्ट्रॉन खाली हैं 5। तो इसका आंसर 5 के हिसाब से 5.8 क्यों नहीं है, 2.2 क्यों है। Mn बात सुनो, इस वाले कंपाउंड का मैग्नेटिक मूवमेंट 2.2 दिया है, Mn की स्टेट है +2 मतलब 2 निकालो, 2 निकलेंगे मतलब डी में बचेंगे 5, और 5 के हिसाब से अगर सॉल्व करेंगे तो 5 × 7 √35 होना चाहिए, √35 क्यों नहीं है, आंसर 2.2 क्यों है, ये सवाल। जवाब काफी सिंपल है इसका, इसका जवाब 5 की सहायता से नहीं निकाला गया, 5 × 7 करके √35 करके मतलब 5.8 नहीं बनाया गया, इसका जवाब 2.2 आ गया। क्यों आया होगा, अनपेड 5 नहीं बचे होंगे क्या। बस ये पूछ रहा है सवाल कि तुम इसका मैग्नेटिक मूवमेंट देखकर क्या पता लगा सकते हो। साहब जब मैंने इसकी स्टेट निकाली तो +2 आया, +2 के अकॉर्डिंग 5 बचते हैं, 5 के अकॉर्डिंग आंसर 5.8 होना चाहिए था, आंसर 2.2 क्यों है। जवाब सुनो, जवाब ये कि कंफर्म 2.2 किसके ज्यादा क्लोज है, 1.7 के कि 2.8 के, 1.7 के, क्योंकि जब 1.7 में 0.5 जुड़ेगा तब 2.2 बन जाता है, और जब इसमें 6 जुड़ेगा तब जाके वो 2.8 बनेगा। खैर सुनो, आंसर √35 नहीं आ रहा क्योंकि कंफर्म बात है कि Cn कैसा लिगेंड रहा होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहा होगा 100%। स्ट्रॉन्ग ने डी वालों क्या करवा दी होगी, पेयरिंग, तो जो 5 में बैठे हुए तो पेयर हो गए होंगे, 1 2 3 4 5, अनपेड कितने बचे होंगे कंफर्म 1, और 1 से निकाला गया होगा आंसर, तो 1 मल्टीप्लाई में 3 यानी कि √3 1.73 के आसपास बैठा होगा। कुल मिला के ये वाला मैग्नेटिक मोमेंट में क्या समझा रहा है कि Cn कैसा लिगेंड रहा होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तुम्हें यही बताना है कि ये कैसा लिगेंड रहा होगा, स्ट्रॉन्ग या वीक, और ये वाला कैसा रहा होगा, Cl कैसा लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग या वीक, वीक लिगेंड। खैर कोई बात नहीं, ध्यान से बात सुनो, पहले हमने Mn की स्टेट निकाली, Mn का मूवमेंट ये आना चाहिए था पर ये नहीं आ रहा, तो पक्की बात है कि Cn कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग, और अगर जैसा का वैसा आ जाए तो कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है। इस बात को समझने के लिए तुम लोग इस कहानी को ऐसे नहीं कर सकते, एक काम करो, इसकी स्टेट निकालो पहले, चलो Fe की स्टेट निकालो सबसे पहले, Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, +2, ये तुम्हारे पास में ऊपर +2 है, Fe का नंबर x, s2 होगी 0 इक्वल टू +2, तो इसकी निकल के आ जाएगी +2। Fe का नंबर कितना होता है 26, तो इसके इलेक्ट्रॉन बांट दो पहले, हट गए, आर्गोन में कितने आ जाएंगे 18, 4s कितने 2, और 3d में कितने 6। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए कितने बचेंगे बताओ, 4s 0 और 3d में कितने, अनपेयर्ड कितने हैं 6, मतलब खाली कितने बचे 4, 6 बजे जाएंगे तो 5 तो राउंड पूरा लग जाएगा, 1 आ जाएंगे 4 बचे, और 4 का मूवमेंट निकालो, 4 मल्टीप्लाई में 4 + 2 6, √24 का आंसर 4.8, क्या आंसर 4.8 के आसपास ही है, ये आसपास ही है, मतलब कहां पे 2 और कहां 35, कितना बड़ा अंतर है,
ध्यान से इसके आसपास ही आ रहा है, मतलब जैसा हमने किया ठीक वैसे निकल के आया। इस बात का मतलब कि इसकी पेयरिंग नहीं हुई है। तो H2O कैसा लिगेंड है? ये वाला वीक लिगेंड है। अब जो लोग डी एंड ब्लॉक पढ़ रहे हैं लिगेंड क्या समझ में आता होगा? ये वाला वीक लिगेंड, क्योंकि जो आंसर था वही निकल के आ गया। एक काम करो, दोबारा ट्राई मारो, Mn की स्टेट निकालने पहले। Mn की स्टेट निकालो, एंटी मूवमेंट निकालो। अगर सेम आ जाए तो वीक है, और अगर नहीं आ रहा, दूर आधा अंतर बैठ रहा है तो कुछ गड़बड़ है। MnCl4 के ऊपर चार्ज है -K2, निकालो। इसकी स्टेट क्या रही है Mn की? वो कैसे निकलेगी? Mn का क्या मान लेंगे पहले? x, Cl की क्या मानी जाएगी? -4 इक्वल टू -2। उधर भेजेंगे तो x इक्वल टू -2 + 4, x की क्या निकलेगी? 2। Mn का नंबर कितना है? 25। 25 होने का सीधा मतलब 18 आर्गन तक आ जाएंगे, 4s2 और 3d5। अच्छा, 2 निकाल दिए। जब 2 निकालेंगे तो कितना बनेगा? 18 आर्गन तक आ जाएंगे, 4s0 3d5। अनपेयर्ड कितने? नेट मूवमेंट निकालो। अगर नेट मूवमेंट निकालते हैं तो 5 इंटू में 7, 5 इंटू में 7 235, और 235 का आंसर 5.8। इसी के आसपास बैठ रहा है, और इसके आसपास सीधी बात है पेयरिंग नहीं हुई है। कैसा लिगेंड है? वीक लिगेंड है। मतलब नेट मूवमेंट निकालने के हम लोग ने निकाला, अगर बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टू सेम वही आ रहा तो पहले से दिया, मतलब कैसा लिगेंड है? वीक लिगेंड है। और सेम नहीं आ रहा तो कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। सवाल में बस ये कर रहा है ना, वो बात बतानी इंपॉर्टेंट है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़े। To what extent do the electronic configuration decide the stability of the oxidation state in the first series of transition element? पहली सीरीज यानी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम की बात चलती है। पहली सीरीज वही है जो हम लोगों ने पढ़ी है, ये वही है। ये पूछता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से स्टेट की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करो, कैसे डिपेंड करती है। पहले ये बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी स्टेट होगी? +2। ज्यादा स्टेबल पता कैसे लगाते हो? जिसके पास में ज्यादा डी इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे वो ज्यादा स्टेबल है। इस बात को समझो। जैसे कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए जाए स्कैंडियम से लेके नीचे तक, तो पहले का होता है 4s2 3d1, अगले का 4s2 3d2, उससे अगले का 4s2 3d3, उससे अगले का 4s1 3d5, उससे अगले का 4s2 3d5, उससे अगले का 4s2 3d6, उससे अगले का 4s2 3d7, उससे अगले का 4s2 3d8, अगले का 4s1 3d10 और लास्ट वाले का 4s2 3d10। अब ध्यान से बात सुनो, इनकी स्टेट बतानी है तुम्हें। अगर ये वाला आदमी स्टेट दे दे +2, यानी अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, डी में कितने बचेंगे? 1। अगर ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, डी में कितने बचेंगे? 2। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, डी में कितने बचेंगे? 3। ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, डी में कितने बचेंगे? 4। ये वाला 2 छोड़ दे, डी में कितने बचेंगे? 5। ये वाला 2 छोड़े, डी में अनपेयर्ड कितने बचेंगे? 4। अगर इसने 2 छोड़े, डी में अनपेयर्ड कितने हैं? 3। अगर इसने 2 छोड़े, डी में अनपेयर्ड कितने हैं? 2। इसने 2 छोड़ दिए, एक यहां से एक यहां से, अनपेयर्ड कितने बचे? 1। इसने 2 छोड़ दिए, इसमें अनपेयर्ड कितने बचे? 0। जिसके पास में डी में ज्यादा इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो ज्यादा स्टेबल स्टेट दिखाता है। जिसके पास में डी में ज्यादा अनपेयर्ड बचेंगे वो ज्यादा स्टेबल स्टेट दिखाएगा। अच्छा, यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 छोड़ने पर डी में कितने अनपेयर्ड बचते हैं? 5। ये कौन है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े, इसने डी में कितने दिखाए? तुम्हें 5।
सबसे ज्यादा डी में बचने वाले इलेक्ट्रॉन किसके पास में, Mn के पास में। सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट कौन दिखाता है, Mn दिखाता है। 2 3 4 5 6 7 साई दिखा देता है वो। जिसके पास में डी में ज्यादा इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो उतनी ही ज्यादा स्टेट दिखाने की कैपेसिटी रखता है। और ये वाली कैपेसिटी अगर तुम ध्यान से याद करोगे सबसे कम किसकी होती है, पहले वाले की एक ही वैलेंसी है, आखिरी वाले की भी एक ही वैलेंसी है। उससे पहले वाले में उनके पास में 2 वैलेंसी है, अगले वालों में भी कुछ 2 वैलेंसी है, उससे अगले वाले में 4 वैलेंसी है, इनमें भी 4-5 वैलेंसी है। और सबसे ज्यादा वैलेंसी किसके पास में, Mn के पास में। तो ज्यादातर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा एलिमेंट दिखाता है, जिसके पास में डी में ज्यादा अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। और ये वाली कैपेसिटी मिडिल वाले एटमों पे ज्यादा होती है और जो किनारे वाले एटम होते हैं उन पे कम होती है। इसी बात को तुम लोग समझो कि सवाल पूछता है कि भाई बताओ कि स्टेबिलिटी ऑक्सीडेशन स्टेट की किस बात पर डिपेंड करती है, सब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे। किस तरह से, the element which have more number of unpaired electrons in d orbital show more stable oxidation state. This ability is maximum in middle element but minimum in extreme element. जो बाहर लगे होते हैं उनमें ये वाली एबिलिटी कम होती है और जो बीच में होती वाली एबिलिटी उनके अंदर ज्यादा होगी। जिसके पास में ज्यादा डी पाए जाते हैं वो ज्यादा स्टेबल दिखाते हैं और ज्यादा स्टेट दिखाते हैं। इस बात को बस ध्यान रखें, ठीक है। अब इस कहानी को एक बार अपने आप से लिख के देखना, अंग्रेजी में लिखो। मैं बोलता हूं हल्का हल्का सा, द elements which have more unpaired electrons in d orbital, which have more unpaired electrons in d orbitals show more stable oxidation state, show more stable oxidation state. This ability is maximum at this ability is maximum at middle elements but minimum at extreme ends, minimum at extreme ends, ENDS, but minimum at extreme ends. बस खत्म। कुछ और सवाल बचा है क्या? 70। ठीक है। Stability of Fe3 positive in acid solution is compared to Cr3 positive and Mn3 positive. पानी कोशिशों को हटा के नहीं तैयार कर सकते। सभी लोग मुझे Mn3 पॉजिटिव की वैल्यू बताओ। प्लस के 1.5 है। Fe3 पॉजिटिव की वैल्यू कितनी है? 0.8 है प्लस के। और Cr की वैल्यू कितनी है? माइनस के है 0.4 वोल्ट है। ठीक है। इनमें जिसकी वैल्यू तुम्हें ज्यादा दिख रही है उनकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? उससे कम स्टेबल कौन है? और उससे कम स्टेबल कौन है? Mn। तो सबसे ज्यादा स्टेबल है Cr3 पॉजिटिव। अभी एक वर्ड और आएगा
ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला। अच्छा, उससे कम स्टेबल कौन है? Fe3 पॉजिटिव। और उससे कम स्टेबल कौन है? Mn3 पॉजिटिव। एक बात और सुनो, अब इसी के अंदर एक रिड्यूसिंग पावर नाम का वर्ड, मतलब अगला सवाल तो ऑक्सीडाइजिंग है, रिड्यूसिंग पावर के ध्यान से सुने। रिडक्शन होने का मतलब होता है कि किसी का भी 3 से 2 होना, मतलब घटना। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? 2 से 3 होना, यानी कि बढ़ना। तो सवाल ये कि इनमें जल्दी 3 से 2 कौन होगा और मुश्किल से कौन होगा? Fe के बारे में तुम्हारा क्या कहना है वो बात है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? Cr। उससे कम स्टेबल कौन है? उससे कम स्टेबल कौन है? सबसे कम स्टेबल कौन है? Mn। तो Mn इजीली Mn3 पॉजिटिव से रिड्यूस होकर Mn2 पॉजिटिव बन सकता है। Fe थोड़ा मुश्किल से मानेगा, Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव रिड्यूस टू Fe2 पॉजिटिव। ये वाला 3 से 2 होने में थोड़ी मुश्किल दिखाएगा एज कंपेयर टू किसके? Mn के। Mn जल्दी मानेगा, Fe थोड़ा मुश्किल से मानेगा एज कंपेयर टू Mn। रिड्यूस टू Fe2 पॉजिटिव हार्डली एज कंपेयर टू Mn। एज कंपेयर टू Mn के मुकाबले Fe3 पॉजिटिव थोड़ा मुश्किल से मानेगा, क्योंकि Fe इससे ज्यादा स्टेबल है, ये जल्दी मान जाएगा, ये मुश्किल से मानेगा। और सबसे मुश्किल से कौन मानेगा? Cr3 पॉजिटिव। Cr3 पॉजिटिव, Cr3 पॉजिटिव will take most efforts to reduce to Cr2 पॉजिटिव। इसको 2 पॉजिटिव बनाने में सबसे ज्यादा कठिनाई होगी। सब जल्दी कौन मानेगा? Mn, क्योंकि कम स्टेबल है रिड्यूस होने के लिए। उससे जल्दी कौन मान जाएगा? उसके मुश्किल से कौन मानेगा? Fe। और सबसे ज्यादा मुश्किल से कौन मानेगा? Cr3 पॉजिटिव। जिसकी पोटेंशियल वैल्यू तुम्हें कम दिखेगी उसकी रिडक्शन एबिलिटी इजी होगी, ज्यादा दिखेगी उसकी इजी होगी। इसकी पोटेंशियल वैल्यू तुम्हें ज्यादा दिखेगी उसकी रिडक्शन एबिलिटी फास्ट हो जाएगी। ये ध्यान रखें, जिसकी पोटेंशियल एबिलिटी ज्यादा दिखेगी उसकी रिडक्शन वैल्यू फास्ट होगी। जिसके वोल्ट ज्यादा है वो जल्दी 3 से 2 में गिरेगा, ज्यादा वोल्ट का जल्दी गिरेगा। तो कम वोल्ट के होंगे तो बहुत मुश्किल से मानेंगे घटने के लिए, वो पहले से घटे हुए हैं, वो क्यों माने, कैसे भी करके पर याद रखेंगे। जिसकी पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है वो रिड्यूस होने में उतनी जल्दी मानते हैं, और जिसकी पोटेंशियल वैल्यू कम है वो घटने में मुश्किल से मानेंगे। बस अगला देखना, अगला है ऑक्सीडेशन एबिलिटी। पहले इसको भी अरेंज करके लिखता हूं एक बार ध्यान से। बताओ सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? सबसे बड़ी वैल्यू बताओ, इनमें 2 वाली बताना है। सबसे बड़ा कौन है? 0.9, 1.2 और 0.4। सबसे बड़ी वैल्यू 0.4 है, तो मैंने सबसे बड़ी वैल्यू पहले बार लिखी थी, अब भी लिखता हूं। सबसे बड़ी वैल्यू है Fe, यानी कि 0.4 की। उसके बाद में अगली बड़ी वैल्यू किसकी है? मतलब 0.4 से छोटी Cr यानी कि 0.9। और उसके बाद सबसे छोटी कौन सी है? Mn2 पॉजिटिव यानी कि 1.2। अब ध्यान से बात सुनो, ये जो बात कर रहा है ये बात करेगा द ईज विद विच आयरन ऑक्सीडाइज होने की। ये वाली बात किसकी? रिड्यूस होने की। तुम्हारा बात सुनने, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है वो उतनी जल्दी क्या हो जाएगा? रिड्यूस। इसका ऑक्सीडाइज पढ़ो, इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है ये बताओ। इसमें रिडक्शन किसका फास्ट होगा ये बताओ। जिसकी वैल्यू ज्यादा उसका रिडक्शन फास्ट होगा। जिसकी पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा, जिसके वोल्ट ज्यादा, उसका रिडक्शन फास्ट होगा,
मतलब वो ज्यादा से कम में गिर जाएगा, 4 या 3 होगा तो 2 और 3 में गिर सकता है, सीधी सीधी बात ये। इसके वोल्ट ज्यादा होंगे वो जल्दी रिड्यूस होगा, इसके वोल्ट ज्यादा वो जल्दी घटेगा। इनमें सबसे जल्दी कौन घटेगा, सबसे जल्दी कौन घटेगा बताओ। जैसे यहाँ पे सबसे ज्यादा वोल्ट किसके हैं, तो ये जल्दी घटेगा। उससे कम वोल्ट किसके हैं, ये कम घटेगा। सबसे कम वोल्ट किसके हैं, ये बहुत मुश्किल से घटेगा। वैसे ही करके यहां सबसे ज्यादा वोल्ट किसके हैं, ये जल्दी घटेगा। उससे कम किसके हैं, इसके, ये मुश्किल से घटेगा। और उससे कम किसके हैं, एमआई की, ये और मुश्किल से घटेगा। तो सबसे जल्दी कौन घट जाएगा, Fe2 पॉजिटिव। उसके बाद कौन घटेगा, Cr2 पॉजिटिव। उसके बाद कौन घटेगा, Mn2 पॉजिटिव। रिडक्शन एबिलिटी की बात चल रही है। जिसके वोल्ट ज्यादा है वो जल्दी रिड्यूस होता है। अब एक छोटी सी बात ये सुनो, जो जल्दी रिड्यूस होगा, सबसे जल्दी कौन घटेगा, Fe2 पॉजिटिव। तो सबसे कम स्टेबल कौन सा है, Fe2 पॉजिटिव। जो मुश्किल से घटेगा वो कैसा है, ज्यादा स्टेबल है। लेकिन ये वाली बात रिडक्शन में है, अगर यही बात ऑक्सीडेशन में होती तो ऑर्डर कैसा लग जाता है ये बताओ। जो एरो हमने ऐसे लगाए वो एरो उल्टे लग जाते, कुछ इस तरह से। इस चीज का ध्यान रखें। खैर तुम दोनों सवालों को करने से बढ़िया बस एक सवाल पे ध्यान दो जो सबसे पहले लिखा है। उससे क्या होगा कि तुम जिस पल में इस पूरी कहानी को अपने दिमाग तक पहुंचाओगे, अगले ही पल में तुम्हें ये समझ में आ जाएगी कि रिडक्शन एबिलिटी इसकी अच्छी है तो ऑक्सीडेशन एबिलिटी इसकी खराब होगी। जो जल्दी रिड्यूस होता है वो मुश्किल से ऑक्सीडाइज होगा, जो बहुत मुश्किल से रिड्यूस हुआ वो जल्दी से ऑक्सीडाइज होगा। बस एक याद रखें, सेकंड पार्ट ऐसे नहीं, पहले एक ही ध्यान रखो, आगे सब छोड़ो। ये इसको ध्यान से लिख लें, लेकिन इसकी पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है वो इजीली रिड्यूस होगा, इस बात को ध्यान रखें। और ऑक्सीडाइज होगा तो एबिलिटी उल्टी करनी है। खैर इस बात को बार बार बोलने से दिमाग खराब होता है, लेकिन इसी को ध्यान रखो कि जिसकी पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है वो इजीली रिड्यूस हो जाएगा। कौन सा बचा, 21। और 22 बचा होगा फिर तो है। हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग ऑन द D4 स्पीशीज, ठीक है, Cr2 पॉजिटिव एंड क्या लिखा है, मैग्नीज थर्ड, Cr2 but is reducing agent and Mn3 positive is oxidizing agent। चलो एक काम करो सभी लोग, Cr2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें, बांटे इलेक्ट्रॉन बांटे, और Mn2 पॉजिटिव में Mn3 पॉजिटिव बांटो। चलो इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो ध्यान से।
इस बार ऐसा था ना कि Mn2 पॉजिटिव ही है कोबाल्ट में नहीं है। कर लो पहले। हमें Cr2 पॉइंट का बताना क्या बनेगा। R1 तक तो ठीक है। 4s में कितने 0 और 3d में कितने 3d में 4 जी। आगे इस वाले का बताओ। R1 तक ठीक है। 4s में 0 अगले में 3d 4 ही दोनों के अंदर। Cr का नंबर कितना है इसका नंबर कितना है। अभी क्या कह रहा है वो सुनो। ये कह रहा है कि ये वाला कि रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है और Mn3 पॉजिटिव एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है। ये वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है। ये रिड्यूसिंग एजेंट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट समझते हो किससे कहते हैं। Cr का एक बार इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा बेसिक वाला 4s1 और 3d में कितने 5 और इसका क्या होगा इसका बेसिक वाला होता है 4s में 2 और 3d में कितने 5। हाँ भाई रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं जो किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करे जो किसी को इलेक्ट्रॉन देगा वो उसका नुकसान करवाएगा। इलेक्ट्रॉन है कि नेगेटिव चीज। तो रिड्यूसिंग एजेंट वो जो इलेक्ट्रॉन देता है तो किसी को भी इलेक्ट्रॉन देके उसको नेगेटिव बनाते वो रिड्यूसिंग एजेंट है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन गेन करे। मतलब मैंने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो मुझ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज लेकिन मैंने जिसका लिया इलेक्ट्रॉन उस पे कैसा आ जाएगा पॉजिटिव। तो मैं एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं मैंने सामने वाले में पॉजिटिव जनरेट करवा दिया। तो अगर मैं किसी को इलेक्ट्रॉन दे देता हूं तो मैं खुद में तो प्लस हो गया लेकिन सामने वाले में क्या बना दिया नेगेटिव। तो मैंने सामने वाले का नुकसान किया इसीलिए मैं रिड्यूसिंग एजेंट हूं। तो कहता है कि Cr2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन मतलब रिड्यूसिंग एजेंट है यानी इलेक्ट्रॉन देने वाला आदमी है जबकि Mn2 पॉजिटिव कैसा आदमी है इलेक्ट्रॉन देने वाला आदमी है। तुम एक बात बताओ इन दोनों में डी में कितने हैं 4 और यहाँ पे डी में कितने हैं 4। सवाल ये है इन दोनों में न्यूक्लियर चार्ज किसके पास ज्यादा है Cr में और Mn में न्यूक्लियस वाला चार्ज किसके पास ज्यादा है Mn पे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी ज्यादा होगी Mn की। इलेक्ट्रॉन लेगा कौन Mn। तो इलेक्ट्रॉन जब Mn लेगा तो Mn पे खुद पे कैसा आएगा नेगेटिव और खुद कैसा हो जाएगा Mn स्टेबल हो जाएगा 5 बना के। Mn इलेक्ट्रॉन लेगा 5 बना के स्टेबल हो जाएगा और लेगा कि उसके बाद न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है उस पे खुद पे एक नेगेटिव आएगा लेकिन खुद को स्टेबल कर लेगा। इस Mn ने जिससे भी इलेक्ट्रॉन छीना उस सामने वाले पे क्या बनेगा पॉजिटिव और सामने वाले पॉजिटिव बनाएगा इसीलिए Mn क्या कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। अब एक सवाल का जवाब Mn इलेक्ट्रॉन क्यों छीनेगा उसके 2 रीजन है। सबसे पहला Mn का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है और एक इलेक्ट्रॉन छीन के वो खुद में कैसा हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा। लेकिन हमारी जो Cr नाम का एलिमेंट है इस पे न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा सा कम पाया जाता है और ये इलेक्ट्रॉन को इस पे न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा कम पाया जाता है और ये इलेक्ट्रॉन को छीन नहीं सकता। इसीलिए कोई अगर इसके सामने जबरदस्ती करेगा तो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट और कर देगा एक इलेक्ट्रॉन दे और देगा। खेल कुल मिला के ये कि Mn कैसा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर चार्ज तो वो इलेक्ट्रॉन लेता है और सामने वाले को पॉजिटिव बनाएगा इसीलिए बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और Cr इलेक्ट्रॉन देता है तो सामने वाले को कैसे बना देगा नेगेटिव उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। दोनों के पास डी में 4 है लेकिन दोनों के पास में मेन डिफरेंस कौन बनाता है न्यूक्लियर चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन छिड़वा लेगा और एक की ताकत कम है तो इलेक्ट्रॉन दे दिया जाएगा बस। जरा सेकंड वाला पढ़ो। कोबाल्ट सेकंड इज स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन बट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट इट इज इजीली ऑक्सीडाइज्ड। पहली बात सभी लोग मुझे कोबाल्ट सेकंड का +2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताओ। चलो बताओ कितना होता है कितना है कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 4s0 3d7। ये कह रहा है कि अगर कोबाल्ट को
किसी स्ट्रॉन्ग एजेंट में रखें तो ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्या मतलब, आराम से ये 2 से कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 में, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और डोनेट कर देगा। अभी ऐसा क्यों करेगा वो सुनो। अगर हम कभी भी किसी भी कंपाउंड की रिएक्शन किसी भी रिएजेंट से कराते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन चला जाना, उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लेना, उसके साथ ये कितने कर देना, 6 कर देना, उसका मतलब है कि तुमने उसका चार्ज +2 से कितना बढ़ा दिया, +3, तुमने कर दिया उसका ऑक्सीडेशन। अब ऐसा क्यों होता है, कोई भी आदमी इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों करेगा, सिंपल रीजन है, उसके सामने अगर कोई उससे स्ट्रॉन्ग रिसीवर खड़ा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत ज्यादा है, तो इजीली उससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। इस सवाल का कोई लॉजिकल आंसर नहीं है, बस सिंपल सी बात यह है कि कोबाल्ट का 2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव होने का ओनली रीजन इज it react with any compound which is a strong ligand, कोई स्ट्रॉन्ग कंपाउंड रहा होगा, which is a strong ligand, कोई स्ट्रॉन्ग आदमी से बढ़ा होगा और स्ट्रॉन्ग आदमी ने इसका एक इलेक्ट्रॉन छीन लिया, छीनते ही वो +3 बन गया। कोई लॉजिकल रीजन नहीं है, सीधी बात है, किसी आदमी का ऑक्सीडेशन होने का सिंपल रीजन, उसका इलेक्ट्रॉन गया, और गया किससे होगा, जब कोई किसी स्ट्रॉन्ग आदमी से भिड़ गया होगा। कोई वैसा स्टेटमेंट नहीं है कि कोई डेरिवेशन है, कोई प्रूफ है, सिंपल हल्की फुल्की बातों को ध्यान रखना है। एक बात और, D1 कन्फिगरेशन इज वेरी अनस्टेबल इन आयंस। क्यों, किसी भी एटम में D1 नहीं पाया जाता। जैसे कि अपने पास में स्कैंडियम का नंबर क्या है, स्कैंडियम का नंबर 21, यानी कि आर्गन तक 18, 4s में 2 और 3d में कितने 1। जब इलेक्ट्रॉन देने की बारी आती है तो वो 2 के साथ साथ अपना 1 भी दे देता है, और क्या दिखा देता है, +3। तो डी में बनाना इतना स्टेबल अनस्टेबल क्यों है, डी में स्टेबिलिटी कब आती है, या तो 5 हो या फिर 10 हो। डी में 1 लेके कोई भी एटम अपनी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, इसलिए वो एटम चाहता है कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट ही कर दो, एक जिम्मेदारी है उसे भी छोड़ दो। तो कुल मिला के इस बात को बस ऐसे अपने शब्दों में उतार देना है, एटम डोनेट D1 electron to gain the electronic, to gain the stable configuration, to gain stable electronic configuration। एक अच्छा कन्फिगरेशन प्राप्त करने के लिए वो D1 के इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। मतलब 2 होते तो भी एक बात को सोचेगा, 3 में सोचेगा, 4 में सोचेगा, 5 में तो ज्यादा सोचेगा, 10 में तो बिल्कुल देगा ही नहीं। लेकिन अगर 1 है तो ज्यादा सोचता नहीं है, खुद को स्टेबल करने के लिए वो एक इलेक्ट्रॉन देने झिझकेगा नहीं, इसलिए 1 वेरी अनस्टेबल है, उसका मन नहीं है एक जिम्मेदारी को उठाने का, वो छोड़ देता, सिंपल लीव। इन सभी आंसरों को तो तुम्हें मिलेगी जो पीडीएफ, मतलब सॉल्यूशन जो पीडीएफ होती है उसमें से ही लिखें। कितना भी सुन लोगे उसके बावजूद भी लिखने वाला तरीका वही फॉलो करना, वही अच्छा है। अगला, व्हाट इज मीन्ड बाय डिस्प्रपोर्शन, इतने पूरे टाइम में नहीं पढ़ा, ठीक है, हालांकि है वो ठीक चीज। डिस्प्रपोर्शन यानी कि ऐसे एलिमेंट जो लेस स्टेबल होते, कब स्टेबल, बट डिस्पा में मतलब वही हो गया, स्टेट दिखाते हैं कब स्टेबल, वो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों हो जाते हैं, उसको डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन कहते हैं। ये बात टोटली रटनी है, पूरा चैप्टर ही रटना वैसे तो बेसिकली, पर ध्यान से बात सुने, इसको मैं लिखता हूं डिस्प्रपोर्शन को। द एलिमेंट विच शो, द एलिमेंट विच शो लेस स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कब स्टेबल होती हैं, वो दोनों रिएक्शन कर जाते हैं, अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड गेट ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस, ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। ऐसे कंपाउंड जिनकी स्टेबिलिटी बहुत कम है वो रिडक्स करते हैं और हो भी जाते हैं, वो कंपाउंड रिड्यूस होने जाएंगे भी और बन भी जाते हैं। उस रिएक्शन को डिस्प्रपोर्शन कहते हैं, जो किसी काम के दिख नहीं रहे थे लेकिन वो रिडॉक्स रिएक्शन दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका एग्जांपल ध्यान से देखना,
मुझे सभी लोग एक बार MnO4 2 नेगेटिव की जब एसिड रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, अगर वो कंपाउंड बता दे तो बहुत बढ़िया। MnO4 2 नेगेटिव से क्या बनता है? एक तो शायद बनता है MnO4 माइनस के, और एक को बदला होगा कुछ, देख लो अगर कुछ याद आए तो। Mn है, कुछ है इसमें? MnO4 2 नेगेटिव जब एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या क्या बनता है, बस एक बार वो देख लो। क्या और नहीं लिखा है? कोई बात नहीं, प्लस H2 वगैरह तो है ही है। अब ध्यान से बात सुन, एक छोटे सवाल का प्रश्न का जवाब देना, ध्यान से देना है। यहाँ पे इसके x है, ये वाला माइनस के 8 इक्वल टू माइनस के 2, उधर भेजेंगे तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, +6। यहाँ पे निकालना, x की निकालो इस जगह पे, x माइनस के 8 माइनस के, उधर भेजेंगे x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, +7। और यहाँ पे निकालो MnX, ऑप्शन का होता है -4, ये ऑप्शन का 2 दूनी -4, और फिर नेट चार्ज कितना है 0, और x की वैल्यू क्या निकल के आएगी 4। यहाँ पे Mn की वैलेंसी कितनी है 6। कंपाउंड से रिएक्ट करके एक बार एक कंपाउंड 7 भी बना रहा है और एक कंपाउंड 4 बना रहा है, एक कंपाउंड हो रहा है ऑक्सीडाइज और एक कंपाउंड हो रहा है रिड्यूस। तो ऐसी रिएक्शन जहाँ पे कोई आदमी ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों कंपाउंड दे देता है, उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जहाँ पे कोई भी कंपाउंड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों दे देता है, उस रिएक्शन को हम लोग डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन कहते हैं। बस लिख लेना ध्यान से। ऐसी रिएक्शन जहाँ पे कोई एक सिंगल कंपाउंड रिएक्शन करके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों फॉलो कर गया, दैट इज डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। है, याद करने वाली चीज है। मैं आइडिया नहीं है, लेकिन सबसे भारी काम कर रहे हो तो फिलहाल केमिस्ट्री का सबसे भारी काम इनऑर्गेनिक, उसमें डी एंड एफ ब्लॉक। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें 11th में क्यों समझ में नहीं आई? कारण यही है, बस काम ही खतरनाक है। अब सभी लोग घर जाके इस पूरे हिस्से को खत्म करें, पेयर कॉपी में लिखें, 2-3 दिन में, मतलब संडे तक निपटा दें हर हाल में, टीपते टापते ढूंढते ढांढते कहीं से देख देख के करते हुए, लेकिन लिख दे पेयर कॉपी में ये वाली, ठीक है। इसका बहुत डर है मुझे इस वजह से।